बीपीएससी मेंस एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। अभी एक सवाल पर डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक तथा आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। तो ये सवाल मैंने आप सभी को व्हाट्सएप पे दिया था और आप लोगों ने इसका आंसर लिखा है। दो आंसर को मैंने निकाला है। एक आंसर है आदित्य पब्लिकेशन का और इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, अनाम नाम है। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर हो गया राशि राज 28 तारीख का, ये यानी कि आज 1 तारीख है ना, कल ही का है। तो दो आंसर मैं आपके सामने रखा हूँ, इन दोनों को चेक करूंगा और साथ ही एक मॉडल आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले लिखने का हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे कि कैसे इस प्रश्न को लिखा जाएगा और फिर इसका आंसर भी देखेंगे। तो एक पेज में फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया है, उस फॉर्मेट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और जाकर के अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग एग्जाम में लिख भी डालिएगा। ये जो आंसर लिखा हुआ है अनाम का, तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ये आंसर बहुत अच्छा है। आप चाहे तो ये वाला जो कॉपी है इसको लेकर के हूबहू उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ आपको एडिशनल पॉइंट लगे तो आप जोड़ भी सकते हैं। तो आपके सामने यही एक आदर्श मॉडल के रूप में आप इस कॉपी को आधार बना करके आंसर लिख लीजिएगा। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा आंसर इस पर दिया नहीं है, क्योंकि ये आंसर बहुत अच्छा है। और जब एक अच्छा आंसर आ जाए तो बेवजह और ज़्यादा बर्डन लादने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत अच्छा नंबर इस पे भी मिलेगा। और ये भी कॉपी पढ़ूंगा, राशि राज का भी, दोनों पढ़ पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगा। पहले इसके आंसर की फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ। तो ये सवाल जो दिया गया था वो लॉन्ग आंसर का दिया हुआ था, यानी कि 4 से 5 पेज में या 450 वर्ड तक आपको लिख देना है इसका आंसर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भूमिका लिख डालेंगे और उसके बाद उसके विश्लेषण वाला जो पक्ष हो जाएगा विस्तार दे देंगे और फिर हम लोग निष्कर्ष भी लिखेंगे। अब देखिए, भूमिका तो लिखेंगे, विस्तार में क्या करना है कि सवाल का जो प्रश्न का जो डिमांड है उसको हम लोग लिखेंगे। तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की सामाजिक और आर्थिक विचार, उनके सामाजिक और आर्थिक मामलों में उनके क्या थॉट्स थे, विचार क्या था, उनका क्या दर्शन था, ये सवाल आप लोगों से पूछा है। और इसमें एडिशनल मैंने जोड़ा नहीं है। सवाल ये भी था कि आप इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता का भी उल्लेख करेंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इस कॉपी से आंसर ले लीजिएगा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को ही। बेवजह मेरा अतिरिक्त टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, इस टाइम का इस्तेमाल मैंने कहीं और भी किया है। तो जब हम इसके भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष के पहलू को देखेंगे, तो जो विस्तार वाला हिस्सा होगा उसमें इस प्रश्न की संरचना पे बहुत अच्छे से आप बात कीजिएगा, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विचारों को बहुत अच्छे से आपको लिखना है। तो लिखेंगे। अब देखिए, भूमिका हो गया, उसके बाद आपको सामाजिक और आर्थिक विचार लिखना है। तो जो सामाजिक विचार है और जो आर्थिक विचार है पूछा गया है दोनों लोगों का, यानी कि आप इसको इतिहास में देखिएगा तो ये स्वतंत्रता सेनानी है लेकिन दार्शनिक भी कहिए। तो राम मनोहर लोहिया का सामाजिक विचार और जयप्रकाश नारायण का सामाजिक विचार, और उसके बाद आर्थिक विचार पूछा है, यानी कि राम मनोहर लोहिया का भी और जयप्रकाश नारायण का भी, और उसके बाद निष्कर्ष, और इससे पहले कुछ टेल के रूप में जोड़ा होता, आप वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता भी आप दे सकते हैं। तो सामाजिक विचार और आर्थिक विचार पे अच्छे से आपको लिखना है। आप इसको ऐसे आ, दे सकते हैं। एक मिनट। तो हाँ, ऐसे खींच दीजिएगा आप, रफली एक डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। तो सामाजिक विचार में राम मनोहर जो लोहिया थे वो जातिवाद, देखिए कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं दोनों के सिद्धांतों से मैच करेगा। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसा ना लगे कि जयप्रकाश नारायण के हम जातिवाद और भेदभाव नहीं लिखे तो ये समर्थक थे, नहीं। आपको दोनों के विचारों को थोड़ा अलग अलग प्रकार से लिख देना है। तो राम मनोहर लोहिया जातिवाद और भेदभाव का विरोध करते थे। नारी सशक्तिकरण की वो बात करते थे। युवाओं की भागीदारी और अल्पसंख्यकों और हाशिए वर्गों के अधिकार की बात करते थे। उनके जो सामाजिक विचार थे वो इस तरीके से थे। उसके बाद जेपी को हम देखें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण क्रांति सिद्धांत रहा है। गांधीवादी सर्वोदय दर्शन के वो समर्थक थे। जाति और वर्ग संघर्ष के खिलाफ वो थे और भूदान आंदोलन के समर्थक थे। इसी को विस्तार आप देते चलेंगे
उसके बाद देखें तो लोहिया जी जो थे वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। जेपी का भी हमने लिखा है, धन संपत्ति का पुनर्वितरण वो चाहते थे, भारतीय कृषि और स्वावलंबन की बात करते थे, सप्त क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है और सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। और उसके बाद देखें तो गरीब केंद्रित विकास की नीति जयप्रकाश नारायण की आर्थिक विचार थे, जमींदारी का उन्मूलन चाहते थे, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, सर्वोदय और सामूहिक स्वामित्व की वो बात करते थे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जेपी लोहिया ये सब जो विषय है वो पीएचडी के भी स्तर का ही है, यानी कि इनके सिर्फ सामाजिक विचार पे 1000 पेज लिखा जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि 300, 350, 400, 450, यानी कि अंडर 450 वर्ड्स तक ही सिमट के रहना है। तो बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि लगे कि ऐसा आप दर्शन देना शुरू कर दें कि एग्जामिनर के दिमाग से ही ऊपर होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि सामान्य अध्ययन की बात है तो सामान्य स्तर की ही हम लोग बात को करेंगे। ठीक है, तो एक भूमिका लिखी जाएगी, उस भूमिका में आप लिख दीजिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण को दिशा प्रदान की है। दोनों ही गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे, लेकिन अपने समाजवादी दृष्टिकोण के कारण वे मुख्य धारा की राजनीति से अलग हटकर एक वैकल्पिक विचारधारा के समाहक भी बने थे। इसको लिखना है आपको। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख विचारक भी रहे हैं, या उसके बाद के समय के भी बहुत विचारक रहे हैं। इन दोनों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इनके विचार आज भी प्रासंगिक है, जो समाज के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। दरअसल दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख पिलर थे, स्तंभ थे, जिन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना के लिए भी उन्होंने अपने आजीवन प्रयास किए। उनके सामाजिक और आर्थिक जो विचार रहे हैं वो भारतीय संदर्भ में बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किए हैं और आज भी वो प्रासंगिक है। तो एक आप छोटा सा इंट्रो दे दीजिएगा, बहुत सिंपल वर्ड में दीजिएगा, जितना सिंपल आप होइएगा उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जिस पॉइंट की हमने बात किया था, जैसे उनका जो सामाजिक विचार है, तो इसी को अब धीरे धीरे ओपन करेंगे। जातिवाद और भेदभाव, नारी सशक्तिकरण, इन सबको थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा। 2-4 पॉइंट आप चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, का अगर आपको संरचना मालूम चल गया, फॉर्मेट मालूम चल गया, तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो राम मनोहर लोहिया के जो सामाजिक विचार थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्षरत रहे हैं। उनके अनुसार सामाजिक न्याय की प्राप्ति के बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना असंभव है। अब देखिए, जातिवाद का विरोध है, तो इसको तो कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो सिंपल आप लोग लिख दीजिएगा कि उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है और जाति प्रथा को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया है। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था अवसर, ये आपको ना हर जगह दिखाई देगा, अवसर की वो बात करते थे कि जाति व्यवस्था के कारण ही दरअसल जो अवसर है वो सीमित कर दिया गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता बाधित होती है। लोहिया जी का मानना था कि जाति व्यवस्था दरअसल जो भारतीय समाज उसको बहुत गहराई से विभाजित कर दिया है और सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। और इसी के बाद उन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन भी चलाया था और अंतर जातीय विवाह को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आज भी देखिएगा तो जाति व्यवस्था दरअसल बहुत गहरे रूप से समाज में जकड़ी हुई है और ये जो जाति व्यवस्था है ये हम लोगों से जो पहले की पीढ़ी है उनमें और जाता है। उनका जो दिमाग की संरचना है वो दिमाग की संरचना ही जाति के आधार पे है। हम लोग के बाद वाला जो जनरेशन है वो लिबरल होगा, देख लीजिएगा, और इसके बाद का जो जनरेशन है वो और भी लिबरल होगा। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो हम लोग की पुरानी वाली जो पीढ़ी है, चूंकि वो उस समय का समाज ही वैसा था, तो उनके दरअसल आप जीन में ही कह लें कि जाति व्यवस्था बहुत गहरे तरीके से घुसी हुई है। और बिहार वगैरह में देखिएगा तो जाति व्यवस्था बहुत विकृत, इसका बहुत विद्रूप रूप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जाति व्यवस्था इतनी सड़ी हुई व्यवस्था के रूप में स्थापित है कि सबसे नीची जाति वाले लोग भी अपने से नीची जाति को ढूंढ निकालते हैं। और जब भी जातिवाद की बात होती है तो बिहार के लोग हैं वो अक्सर बोलते दिखाई देंगे कि हर राज्य में जाति व्यवस्था है। मतलब कहने का मतलब कि अगर हर राज्य कुआं में कूदेगा तो बिहार भी कूद जाएगा। तो लोहिया जी का जो विचार था वो जाति प्रथा के खिलाफ में ही था। तो जाति और भेदभाव को उन्होंने विरोध किया है।
उसके बाद देखिए बात आती है नारी सशक्तिकरण की। तो लोहिया जी ने महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा अधिकारों की वकालत की। वे समान वेतन और समान अवसर के सिद्धांत को बढ़ावा देते थे। अब इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से वर्तमान में प्रासंगिकता के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। नारी सशक्तिकरण की बात की गई है। आप बिहार सरकार के किसी भी मिशन को आप इसमें डाल दिए, योजना स्कीम को आप डाल सकते हैं, सात निश्चय वगैरह से भी आप जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उससे भी आप बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, नारी शक्ति को ही जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कि वर्तमान में समान अवसर की जो समान अवसर का जो दर्शन है उसको साकारित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके से विधेयक ला करके कानून बना दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जाति व्यवस्था भी विभाजित करती है, वैसे ही जो ये भेदभाव का रूप है महिलाओं और पुरुषों के बीच में भी रहा है। अब देखिएगा तो हम लोग की जो पीढ़ी है वो टॉप कर रही है बीपीएससी में, है ना। हम लोग की बाद वाली जो महिलाओं की पीढ़ी रहेगी वो और अच्छा होगी। हम लोगों से पहले वाली जो पीढ़ी है, पिताजी वाली में, आप देखिएगा कि कोई महिला है उस समय वो जीन्स वगैरह नहीं पहनती होंगी। हम लोग वाली पीढ़ी पहन रही है और हम लोग के बाद वाली पीढ़ी और ज़्यादा एक्सपर्ट एडवांस हो जाएगी। तो धीरे धीरे समय के साथ होते रहेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको आक्रामक नहीं होना है, वो स्वतः हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, लिबरल रहिए, हर चीज़ में एक्सेप्ट करते चलिए। उसके बाद युवाओं की भागीदारी है, अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों के अधिकार है। तो ये भी बहुत आसान पॉइंट है, आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने जो लिखा है ना, ये वाला आप अगर याद कर लेंगे ना, ये बस केवल याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपका हाथ खुद ब खुद चलते रहेगा। आप जो कुछ भी लिखेंगे वो विचार लोहिया जी से या जेपी से मिलता रहेगा। बस सार्थक लिखिएगा, सकारात्मक लिखिएगा, सारा का सारा विचार दर्शन आपको मिल जाएगा। तो युवाओं की भागीदारी, अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों के अधिकार हो जाएंगे। अब देखिए लोहिया के बाद जेपी का जो सामाजिक विचार, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया है। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो राजनीति, शिक्षा, न्याय, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज के संपूर्ण परिवर्तन की मांग करता था। गांधीवादी सर्वोदय का वो समर्थक थे। तो इसको भी आप लिख डालिएगा। जाति और वर्ग संघर्ष के खिलाफ थे, वे जाति आधारित राजनीति और वर्गीय भेदभाव के सख्त विरोधी थे और मानते थे कि समतामूलक समाज की स्थापना से ही भारत का विकास संभव है। वहां देखिए लोहिया जी कहते थे कि अवसर की समानता होनी चाहिए, है ना। तो वो अवसर पे थे। और यहाँ आ गया कि समतामूलक समाज की स्थापना से ही भारत का विकास संभव है। कुछ कुछ कीवर्ड याद करके आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिखाते हुए बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। भूदान आंदोलन के समर्थक थे जेपी। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का समर्थन किया, जिससे गरीबों और भूमिहीनों को भूमि मिल सके। अब दोनों के आर्थिक विचार को भी समझेंगे। राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, धन संपत्ति का पुनर्वितरण। इसको आप लोग ही अच्छे से लिखेंगे, इससे भी अच्छा आप लोग लिखेंगे। जो नोट्स में मैंने दिया है उससे कई गुना बेहतर। आप थोड़ा सा चिंतन मनन कर लीजिएगा, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय कृषि और स्वावलंबन, सप्त क्रांति का सिद्धांत याद रखिएगा और इस सातों को नाम याद कर लेंगे। जाति, लिंग, रंग, विदेशी विदेशी शोषण, जाति, लिंग, रंग, शोषण, विदेशी शोषण, आर्थिक विषमता, निजी संपत्ति और मानसिक संकीर्णता। तो सप्त क्रांति का सिद्धांत उन्होंने दिया था। जैसे अंग्रेज थे तो शोषण ही था, तो विदेशी शोषण, आर्थिक विषमता, निजी संपत्ति और मानसिक संकीर्ण, तो ये सप्त क्रांति का सिद्धांत उन्होंने दिया है। कृषि वगैरह पे आप लोग बहुत अच्छे से लिख डालिएगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के आर्थिक विचार, गरीब केंद्रित विकास की नीति, जमींदारी उन्मूलन, स्वदेशी और आत्म, जैसे जमींदारी उन्मूलन है तो बिहार सरकार का भूमि सुधार का कुछ कार्यक्रम लिख दीजिएगा, वर्तमान में प्रासंगिकता इसकी आपको दिखाई दे देगी। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, सर्वोदय और सामूहिक स्वामित्व, वे गांधीवादी सर्वोदय समाज की अवधारणा को आर्थिक क्षेत्र में लागू करना चाहते थे, जिससे श्रमिकों और किसानों को उत्पादन के साधनों का पर अधिकार मिले। तो ये जेपी का आर्थिक मॉडल रहा है। उसके बाद एक निष्कर्ष भी आप डाल दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ले लीजिएगा, वो रात में आपको मिल जाएगा। अभी एक बार बैठ करके थोड़ा सा और प्रूफ रीडिंग में कर दूंगा, कहाँ कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उसके बाद टाइप हो जाएगा। फिर आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम
ग्रुप में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन किए रहेगा। यहीं पे सबसे पहले इंदौर से ही पोस्ट हो जाता है, जो होता है फिर मैं यहीं से कॉपी करके आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा सब कुछ। पहले इसी टेलीग्राम में सब आप देखिएगा तो सबसे पहले डल जाता है। कोई भी काम होता है तो वहाँ के डेस्कटॉप में ये टेलीग्राम खोला रहता है, वहाँ सीधा ये उसी में पोस्ट हो जाता है। फिर मुझे मालूम चलता है कि आ गया है तो फिर मैं यहाँ से कॉपी करके आप लोग को व्हाट्सएप हर जगह भेज देता हूँ। तो इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं इनकी कॉपी को। इन्होंने बहुत सुंदर आंसर लिखा है, जो भी हो, बस नाम नहीं लिखा है इन्होंने, नाम लिख देना चाहिए था। तो आधुनिक भारत में राम मनोहर लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण महान आर्थिक चिंतक थे। बहुत शानदार लाइन है। इन्होंने अपने विचारों भाषणों के द्वारा देश के जनमानस को प्रभावित किया। इन दोनों भारत में सब इन दोनों दार्शनिकों ने, इन दोनों व्यक्तियों ने, कुछ लिख दीजिएगा, भारत में समाजवादी एवं सर्वोदय जैसे विचारधाराओं को प्रसारित किया है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, ठीक है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उसके बाद देखें, राम मनोहर लोहिया भारत के सबसे मौलिक और आत्मचिंतनशील विचारकों में से एक कर्मठ व्यक्ति तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आप ऐसे समाजवादी आप नहीं, वे ऐसे समाजवादी एवं आर्थिक व्यवस्था के समर्थक थे जिसमें सभी बराबर हो। सभी बराबर हो का मतलब क्या है? थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा। सभी बराबर हो का मतलब किस संदर्भ में सभी बराबर हो? उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारतीय, जैसे सभी बराबर मतलब वो वर्ग भेद के विरोधी होंगे, जाति प्रथा के वो विरोधी होंगे, ठीक है। तो उनका जो था कि समानता या समता मूलक समाज, ठीक है, भारतीय समाजवाद के विकास हेतु समर्पित किया। बहुत शानदार है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है। सामाजिक सामाजिक ना ऐसे होता है, हाँ ठीक है, सामाजिक सामाजिक, ठीक है, एवं आर्थिक विचार। तो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया क्या? एक मिनट, नहीं, समाजवादी है, ठीक है, और यहाँ पे है सामाजिक। बहुत अच्छा है। तो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने को समर्पित, बहुत बढ़िया सामाजिक विचार है उनका। लिंग भेद को दूर करना, अस्पृश्यता का विरोध। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान का आप मॉडल दे दीजिए, आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का विरोध करते हैं, तो वर्तमान में प्रासंगिकता हो ही गया ना। जातिवाद का विरोध, औपनिवेशिक शासन का विरोध, ठीक है, या शोषण का विरोध, आर्थिक असमानता इत्यादि। तो उनका जो मॉडल था वो संविधान में भी डाला गया है। उसके बाद आर्थिक विचार, आर्थिक विषमता को कम करने पर बल, कृषि का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, मशीनीकरण के समर्थक, उत्पादन के साधनों तक पहुंच, निजी क्षेत्र में अविश्वास। उन्होंने कहा कि जाति अवसर को प्रतिबंधित करती है, सीमित अवसर योग्यता को सीमित कर देता है। विभिन्न प्रकार की असमानता एवं प्रतिबंध के खिलाफ उन्होंने समाजवादी आंदोलन चलाया। वह अपनी स्वतंत्रता एवं समानता तथा अधिकार प्राप्ति हेतु अहिंसा द्वारा आंदोलन चलाए जाने के समर्थक थे। उन्होंने सप्त क्रांति को समाजवाद का आदर्श बताया। अब सप्त क्रांति को ओपन कीजिए कि सप्त क्रांति है क्या, यही तो मेन दर्शन है। लोहिया महिला के अधिकार के समर्थक थे। महिलाओं के, ऐसा ना लगे कि किसी एक महिला के प्रति उनकी विशेष दिलचस्पी थी। तो लोहिया महिलाओं के अधिकार के समर्थक थे। समानता के बिना समाजवाद के लक्ष्य प्राप्त करना असंभव था। समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने चौखंबा चौखंबा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें गांव, मंडल, राज्य एवं देश के को शामिल किया था। वहीं जयप्रकाश नारायण गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। उनके सामाजिक आर्थिक विचार सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित थे। इस तरह के समाज कल्याण पर बल दिया। वह समाजवाद को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और वर्तमान में प्रासंगिकता जोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखें तो इनका भी आंसर अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी राशि राज की जो आंसर राइटिंग है, वो तो जो हैंड राइटिंग है वो बहुत शानदार है। उसके बाद वर्तनी अशुद्धियां नहीं है, ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तीसरी बहुत अच्छा इनका इम्पोर्टेंट अगर पहलू देखें तो पैराग्राफ चेंज होता है तो बीच से लिखा जाता है, इन्होंने फॉलो किया है। कोई भी अगर पैराग्राफ आप चेंज कीजिए तो थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, इतना जगह छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इनकी बहुत अच्छी है। और जो कमी है कि सामाजिक और आर्थिक विचार एक ही में जोड़ करके लिख दी हैं, तो घालमेल हो गया है। तो थोड़ा
सेपरेट करके लिखिएगा तो और अच्छे से लिखा जाएगा, और थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिख दीजिएगा। मैंने पढ़ा है आपके आंसर राइटिंग को, 2 बार मैंने पढ़ा है इसमें, और वही आपको थोड़ा सा अच्छा से कर देना है, ठीक है। और आपने एक जगह कहीं पे दार्शनिकों के नाम लिख दिए हैं जिस जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि जीएस है ना, जैसे देखिए एडम स्मिथ का नाम। तो ये जब तक मतलब आप इनके विचारों से अगर जोड़िएगा तो इनको ओपन भी कीजिए थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में कि इनका क्या मॉडल रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल पूछा गया, सामाजिक और आर्थिक दर्शन की व्याख्या करना था, है ना। तो ठीक है, एक लाइन में लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखें तो निष्कर्ष पढ़ता हूं मैं। डॉक्टर लोहिया और जेपी दोनों ही व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थानों, लोकतंत्र, ठीक है, और समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। दोनों ने लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की, लेकिन उनका समाजवाद केंद्रीकृत नियंत्रण की बजाय विकेंद्रीकरण, अगर केंद्रित की थे तो विकेंद्रीकृत और जनता की भागीदारी पर आधारित था। आज भी उनके विचार भारत में सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार निरोध, विकेंद्रीकरण, नारी सशक्तिकरण और आर्थिक समानता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बहुत अच्छा है, स्रोत देखिए मतलब वर्तनी में थोड़ा सा हम्म, तो ध्यान रखेंगे, और फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।